हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंटेलीबुड में। मैं हूं आपका गाइड और आज हम देखेंगे C++ एनटीपी का तीसरा लेसन, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। सो स्टार्ट करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। सपोज आप घर बैठे वर्क कर रहे हो और आपको भूख लगती है, आपका खिचड़ी खाने का मन कर रहा है। अब बाकी के सामान जैसे मसाले, घी और दाल तो हैं, लेकिन आपके पास चावल नहीं है। तो आप जाते हो और सुपरमार्केट से चावल ले आते हो और खिचड़ी बना के खा लेते हो। अब 2-3 दिन बाद आपका मन कर रहा है दाल चावल खाने का। अब यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आ गई है कि आपके पास चावल नहीं है, तो आपको फिर मार्केट जाके चावल लाना पड़ेगा, जिसमें आपकी काफ़ी टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। इसका एक सल्यूशन है कि आप बार बार मार्केट जाकर चावल लाने के बजाय एक बड़ा ड्रम ले लो, जो आपके चावल के लिए कंटेनर का काम करेगा। अब जब भी आपका मन करे तो आप इसमें से चावल निकाल कर उसे यूज़ कर सकते हो। अब ड्रम जो है वो रियल लाइफ थिंग्स जैसे चीनी, चावल, दाल, ये सब को स्टोर करने के लिए कंटेनर का काम करता है। और प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर का काम करते हैं। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स दैट स्टोर डेटा फॉर अवर प्रोग्राम। यानी वेरिएबल्स हमारे प्रोग्राम के लिए डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। अब ये है हमारी मेमोरी रैम। जो भी प्रोग्राम होता है वो पहले मेमोरी में लोड होता है, तब जाके वो रन कर पाता है। अब इसमें जो एक एक ब्लॉक है वो एक एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम इसी मेमोरी में कुछ लोकेशंस को रिज़र्व कर देते हैं और उसको कह देते हैं कि वो वेरिएबल है, और इन लोकेशंस पे सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करने का काम होगा। अब जैसे मैंने इन 4 बाइट्स को रिज़र्व कर दिया और इसको नाम दे दिया ए। अब मैं जब भी ए को कॉल करूँगा तब मैं इन 4 बाइट्स में रिज़र्व्ड डेटा को यूज़ कर पाऊँगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 1 2 6 4 5 5 6 8। अब ये कितना बड़ा नंबर है। अब इसको मुझे अपने प्रोग्राम में कई जगह यूज़ करना है। एक काम है कि मैं इसको हर जगह कॉपी करके पेस्ट करूं, या फिर मैं इसी नंबर को ए वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा, ताकि जब भी मैं ए को कॉल करूँगा तो मैं इस नंबर को आराम से यूज़ कर पाऊँगा। देखते हैं डेटा टाइप्स। लेकिन डेटा टाइप्स देखने से पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है कि जो कंटेनर या वेरिएबल का साइज़ होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज करके इसका जवाब सोच सकते हैं। आपने जवाब सोच लिया होगा, तो आइए इसको देखते हैं। इसका जवाब है कि हम उसमें कौन सी डेटा रख रहे हैं उस पे। जैसे अब ड्रम था तो ड्रम में हम चावल और चीनी जैसी चीज़ें रख रहे थे, इसलिए हम ड्रम का यूज़ कर रहे थे। अब अगर हमें पानी स्टोर करना है तो उसके लिए हम बॉटल का यूज़ करेंगे। अगर हमें अपनी कोई फाइल्स या नोटबुक्स स्टोर करनी है तो उसके लिए हम ब्रीफ केस का यूज़ करेंगे। यहीं से शुरुआत हुई है डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स की। डेटा टाइप्स ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो वेरिएबल हम बना रहे हैं वो किस टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब C++ में 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। प्राइमरी यानी जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, और डिराइव्ड जो कि प्राइमरी से ही मिल के बने रहते हैं, और यूज़र डिफाइंड जिसको हम यानी यूज़र डिफाइन करते हैं। प्राइमरी में आते हैं इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, बूलियन, फ्लोट, डबल, वॉइड एंड वाइड कैरेक्टर्स। और डिराइव्ड में आते हैं एरे, पॉइंटर्स, फंक्शन, रेफरेंस। और लास्ट है यूज़र डिफाइंड, तो इसमें आते हैं क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम एंड टाइप डेफ। अभी बिगिनिंग में हमें सिर्फ इन 5 डेटा टाइप्स जो कि प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं उन्हें पढ़ना है। बाकी आगे चलते चलते हम सारे ही डेटा टाइप्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो अभी इन 5 को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इंटीजर। इंटीजर के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो है इंट। अब इंट में जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे नंबर सिस्टम में वो सब आ जाते हैं, जैसे 1, -1, 0, -566, -565, 55, 12, 777, मतलब जितने भी हमारे अंदर हमारे नंबर सिस्टम इंटीजर्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसका साइज़ जो है वो है 4 बाइट्स। लेकिन यहाँ पे इसकी रेंज भी होती है, मतलब
अगर इस रेंज को पार कर लेगा तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा फिर। सो ये है इसकी रेंज जो -2 2^31 से लेकर 2^31 -1 तक है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में ये लिखी हुई है। अब आते हैं हमारा सेकंड टाइप जो है कि कैरेक्टर। सो इसके लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो है कैर। अब कैरेक्टर्स हर वो चीज़ जो कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हो और वो सिंगल सिंबल हो, तभी वो कैरेक्टर माना जाएगा। जैसे यहाँ पे ए है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है और सिर्फ सिंगल एंटिटी है, इसीलिए वो कैरेक्टर में आएगा। और जैसे कैपिटल ए हो गया और जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं वो सब भी कैरेक्टर में आ जाते हैं। अब आप लोग को यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ पे है स्पेस। स्पेस भी एक कैरेक्टर ही में आता है। और ये है 1। अब आप लोग को लग रहा होगा कि 1 जो है वो तो इंटीजर है, उसको कैरेक्टर में क्यों लिखा है। जब तक 1 जो है वो सिंगल है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में एनक्लोज रहेगा तो उसे कैरेक्टर में लिया जाएगा। अब अगर जैसे कोई नंबर है 12 और इसको अगर हम लोग चाहे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में करके बोलें कि ये कैरेक्टर है, तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ साथ ये सिंगल डिजिट भी होना चाहिए, तब ये कैरेक्टर काउंट होगा। जो कैरेक्टर का साइज़ होता है मेमोरी में वो होता है 1 बाइट, और इसकी रेंज होती है -127 से 127। थर्ड है हमारा बूलियन, और इसका जो कीवर्ड है वो है बूल। सो इसमें बस 2 टाइप के डेटा होते हैं, फॉल्स और ट्रू। और इसका मेमोरी में साइज़ होता है 1 बाइट, और इसकी रेंज होती है 0 to 1। 0 जो होता है वो फॉल्स के लिए यूज़ होता है और 1 जो होता है वो ट्रू के लिए यूज़ होता है। अपना फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ है हमारा फ्लोट, और इसका जो कीवर्ड है वो बस फ्लोट ही है, और इसमें एफ स्मॉल वाला है। जितने भी रियल नंबर्स हैं और डेसिमल नंबर्स हैं वो सब फ्लोट में आते हैं, जैसे 0.12 और ये वाला नंबर हो गया, ये सब फ्लोट्स के ही पार्ट हैं। और इसका साइज़ होता है 4 बाइट, और इसकी रेंज जो है वो ये लिखी है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी है, इसका मतलब होता है 10⁻⁻38। उसके बाद आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट डबल। डबल जो है वो भी डेसिमल नंबर्स और रियल नंबर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें और फ्लोट में एक मेजर डिफरेंस है कि फ्लोट जो है वो केवल 7 डिजिट तक ही प्रिसीजन को प्रोवाइड करता है, जबकि डबल जो है वो 15 डिजिट तक डेसिमल पॉइंट के बाद प्रिसीजन प्रोवाइड करता है। ये मेमोरी में साइज़ यूज़ करता है 8 बाइट, और इसकी रेंज है इतनी। बहुत थ्योरी हो गई, अब थोड़ा इसको प्रोग्राम भी कर लेते हैं। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, datatype.cpp। ये नई फाइल हो गई, और रेलवेट क्लोज करते हैं। हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन, फिर रिटर्न 0। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम का तैयार है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही काम कर रहा है कि नहीं। सी आउट दिस इज़ डेटा टाइप ट्यूटोरियल। अब इसको रन करके देखते हैं। ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। आपने देखा कि मैंने बस रन बटन दबाया और ये डायरेक्ट टर्मिनल में रन कर गया, और मैंने फ़ाइल को सेव भी नहीं किया। तो ऐसा करने के लिए आप सेटिंग पे जाइए और आप सेटिंग में सर्च कीजिए कोड रनर। अब जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कोड रनर रन इन टर्मिनल, तो इसको आप टिक कर लीजिए, और इसके नीचे ये ऑप्शन रहेगा सेव फाइल बिफोर रन, तो आप इसमें भी क्लिक कर लीजिए। तो इससे होगा क्या कि आप जैसे ही कोड रन वाली बटन को टैप करेंगे तो आपकी फ़ाइल सेव भी हो जाएगी और आपका कोड भी रन हो जाएगा एक ही टाइम पे। ये है वेरिएबल बनाने का सिंटैक्स। डेटा टाइप के बाद वेरिएबल नेम फिर सेमीकोलन, तो वो बना लेते हैं इंट टाइप का। इंट var1 सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट से हमारा जो var1 इंटीजर टाइप का वेरिएबल है वो क्रिएट हो जाएगा। इसे कहते हैं डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अब इसमें एक वैल्यू दे देते हैं var1 असाइन 78। अब यहाँ पे जो आपको इक्वल टू लग रहा है वो है तो इक्वल टू, लेकिन उसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि 78 को var1 में असाइन कर देता है। और इस स्टेटमेंट को कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। अब हम चाहे तो दोनों ही स्टेटमेंट्स को क्लब करके एक ही लाइन में लिख सकते हैं। अब इंट var1 इज इक्वल 78
इस तरह हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में कर सकते हैं। अब एक और वेरिएबल बना लेते हैं, इंट var2। सो इसमें डाल देते हैं वैल्यू 98। सो ये बन गया हमारा दूसरा वेरिएबल इंटीजर टाइप का, जिसमें वैल्यू है 98। अब हम चाहे तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स को क्लब करके सिंगल कर सकते हैं। इसके लिए पिछले वाले स्टेटमेंट का सेमीकोलन हटा के वहाँ कॉमा लगा देंगे। ऐसा सिर्फ तभी कर सकते हैं जब दोनों ही वेरिएबल सेम डेटा टाइप के हों। जैसे यहाँ var1 और var2 दोनों इंटीजर डेटा टाइप के थे, इसीलिए हम इस तरह कर पाएँ। अब वेरिएबल का नेम जो है उसको डिसाइड करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। सो वेरिएबल का नेम है, उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट, नंबर्स और अंडरस्कोर का यूज़ हो सकता है। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल के नेम में नहीं होना चाहिए। और जो वेरिएबल का नेम है वो नंबर या फिर अंडरस्कोर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। अब कुछ और वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कैरेक्टर टाइप का अल्फ़ा, और इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं ए। अब एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना लेते हैं पाई, और इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं 3.1415। सो अब इन सब वैल्यूज़ को प्रिंट करा लेते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा सी आउट द वैल्यू ऑफ var1 इज इक्वल्स टू। अब किसी भी वेरिएबल में लिखे डेटा को प्रिंट आउट कराने के लिए बस आपको इंसर्शन ऑपरेटर के बाद वेरिएबल का नाम लिखना है बिना इन्वर्टेड कॉमास के। सो ऐसा करके हम वेरिएबल के अंदर के जो डेटा है उसको आराम से प्रिंट करा सकते हैं। अब ऐसा अगर हम प्रिंट करेंगे तो बिना लाइन छोड़े डायरेक्टली वो प्रिंट हो जाएगा। सो लाइन ब्रेक ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंड लाइन का। एंड लाइन जो है वो भी एक ऑब्जेक्ट है आईओस्ट्रीम फाइल का, जो कि हमारी लाइन के बाद लाइन ब्रेक ऐड कर देता है, जिससे जो अगला वाला स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होता है। अब इसको रन करा देते हैं। सो ये देखिए, अच्छा मैंने यहाँ ऊपर गलती कर दी। सो यहाँ भी एक लाइन ब्रेक ऐड कर देते हैं ऊपर, इंसर्शन ऑपरेटर एंड लाइन। सो अब इसको रन कराते हैं। सो ये देखिए परफेक्टली रन कर रहा है। दिस इज डेटा टाइप ट्यूटोरियल। द वैल्यू ऑफ var1 इज 78, द वैल्यू ऑफ var2 इज 98, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू a, और द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 3.14। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक C++ एनटीपी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लिंक में जाके उसे एक्सेस कर ले। जल्दी मिलूँगा अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।